नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है बेटा आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना नीतीश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी केवीएस पीआरटी की पेडागोजी वाली क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों को बात करनी है एफएलएन के बारे में। एफएलएन आपका जो एग्जाम अभी तक जो आपका केवीएस का गेस्ट टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके इसी वाले टॉपिक से यानी कि आपके एफएलएन वाले टॉपिक से पूछे गए थे। तो काफ़ी डिटेल में बहुत बढ़िया से इसको हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सब लोग एक बार हेडिंग बना लीजिएगा एफएलएन, और हाँ लिखना नहीं है किसी को, क्योंकि इसके लिए आपको पीडीएफ मिलेगी आपके टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। ठीक है, एफएलएन। अब कोई ये नहीं कहेगा मुझसे सर एफएलएन को हिंदी में लिखो, क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। एफएलएन भाई अपने हिसाब से लिख लेना, एफएलएन को एफएलएन ही बोलते हैं, इसकी कोई हिंदी नहीं होती है क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब बेटा हम लोग बात करते हैं अगर एफएलएन की, तो एफएलएन क्या होता है। सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि एफएलएन होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो इसके फुल फॉर्म में सबको कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कुछ लोग बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो है फाउंडेशनल। आपको कहीं पर भी मिले फंडामेंटल तो तुरंत बताइएगा नहीं सर फंडामेंटल नहीं होता है, फाउंडेशनल होता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब इसको हिंदी में, इसको मैं हिंदी में आपके लिए कह दे रहा हूं, मूलभूत साक्षरता एवं अंकन, साक्षरता एवं अंकन। तो ये हुआ बेटा आपका फुल फॉर्म, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यानी कि हर बच्चे के अंदर जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, यानी कि जो फाउंडेशनल आपका शब्दों का ज्ञान हो गया, अक्षरों का ज्ञान हो गया, ये हर बच्चे के अंदर हो, और साथ ही साथ उसको अंकों का ज्ञान हो। इसको इंश्योर करने के लिए आपके पास लेकर आया गया एक प्रोग्राम जिसका नाम था फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कब लाया गया इस प्रोग्राम को, तो ये डेट याद रखिएगा, 16 दिसंबर 2021, 16 दिसंबर 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया एफएलएन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये बच्चे, किसी भी बच्चे के अंदर मूलभूत शब्दों की अवधारणा एवं अंकों की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था कि जो बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स ये हर बच्चे के अंदर हो। इसको इंश्योर करने के लिए आपके सामने एफएलएन का प्रोग्राम लाया गया। इसका एक और जो मुख्य उद्देश्य था एफएलएन लाने का, क्या बच्चे रटने की प्रवृत्ति बना लेते थे, तो रटने से बचाव के लिए कि कोई भी बच्चा रटने से ज्यादा समझने पे फोकस करे, रटने से ज्यादा समझने पे बच्चा फोकस करे, इसके लिए लाया गया था आपका एफएलएन। रटने से बचाव के लिए, रटने से बचाव के लिए एफएलएन, रटने से बचाव के लिए एफएलएन लाया गया। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग समझेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होता है और फाउंडेशनल न्यूमरेसी क्या होता है। अगर बेटा आप इसको एग्जैक्टली देखो तो यहां पे आपको दो शब्द मिलते हैं। देखो भाई, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि फाउंडेशनल दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक चीज हमको समझ में आती है, क्या एक चीज समझ में आती है कि एक चीज हमको मिलती है यहां से फाउंडेशनल लिटरेसी, और जो दूसरी चीज हमको यहां से समझ में आती है, जो दूसरा हमारे पास आता है वो आता है फाउंडेशनल न्यूमरेसी। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया बेटा फाउंडेशनल लिटरेसी, एक हो गया फाउंडेशनल न्यूमरेसी। अब एक जो लिटरेसी हुआ वो आपके शब्दों के ज्ञान, अर्थ ज्ञान से संबंधित हो गया, और न्यूमरेसी जो है ये यानी कि गणित से संबंधित हो गया, मैथ से संबंधित हो गया, यानी कि ये वाला संबंधित हो गया आपके अंकों से। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब ये किन किन चीजों को कवर अप करेगा उसको हम लोग समझेंगे। देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप ए को पहचानते हो, बी को पहचानते हो, सी को पहचानते हो। तो लिटरेसी में क्या टारगेट रखा गया कि सबसे पहला जो काम है हमारा वो हर बच्चा अक्षरों की पहचान करे। तो अक्षरों को पहचानना। अब यही चीज अगर मुझे उधर लिखनी होती तो मैं क्या लिखता, अंकों को पहचानना। भाई काम सेम है दोनों के साथ, तो सबसे पहला काम इधर हो जाएगा अक्षरों को पहचानना, इधर हो जाएगा अंकों को पहचानना। शुरुआती और अंतिम शब्दों को पहचानना,
शुरुआती और अंतिम शब्दों को पहचानना, यानी कि बच्चे को ए टू जेड सब कुछ पहचानना आना चाहिए। अंतिम शब्दों को पहचानना, यानी कि ए से अगर शुरुआत होती है तो बच्चे को जेड तक आना जरूरी है। तो शुरुआती और अंतिम शब्दों को पहचानना। एक अक्षर से हम क्या बनाते हैं बेटा? सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? बच्चा सीखता है अक्षर, अक्षर से बनाता है शब्द, और इस शब्द के जरिए वो क्या बनाता है? इस शब्द के जरिए बच्चा बनाता है वाक्य। तो बच्चे को अक्षर पता होना चाहिए, फिर शब्द पता होना चाहिए, और फिर वाक्य पता होना चाहिए। फिर परिचित शब्द, जैसे कहीं पर लिखा है जल, कहीं नल, कहीं कल, कहीं चल, तो ये जो परिचित शब्द हैं, जो बच्चे के डेली लाइफ में बच्चा जिन शब्दों को यूज करता है, बच्चे को उनको पहचानना आना चाहिए। तो डेली लाइफ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? परिचित शब्दों को पहचानना। परिचित शब्दों को पहचानना आना चाहिए। ये उद्देश्य भी आप कह सकते हो बेटा, कहीं ना कहीं जो आपका एफएलएन लाया गया उसके पीछे क्या कारण था। बच्चे को मौखिक रूप से पढ़ना और समझना आना चाहिए। मौखिक पढ़ना एवं समझना, यानी कि अगर कहीं पर कोई चीज लिखी है तो कम से कम बच्चे के पास बेसिकली इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो उसको ओरली पढ़ सके और ओरली उसको समझ सके। इसके बाद जो हम फाउंडेशनल न्यूमरेसी में आते हैं, तो यहां पे अगर बच्चा अक्षरों को पहचानता है तो यहां बच्चा किसको पहचानेगा? यहां बच्चा पहचानेगा अंकों को पहचानना। बच्चे के अंदर बेसिकली हमें कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी है कि बच्चा अंकों को पहचानने, बच्चा अंकों के बीच में तुलना कर ले, बच्चा अंकों की तुलना कर सके, बच्चा अंकों के मध्य तुलना कर सके। बच्चा बेसिकली जो आपका आता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनको कर ले। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझना, ये बेसिकली जो मैथ्स की बेसिक ऑपरेशंस हैं बच्चे को वो आना चाहिए कि कम से कम इतना आना चाहिए। रिक्त स्थान भरना आना चाहिए। रिक्त स्थान भरना, अब आप ये कहोगे सर ये तो अक्षरों वाले में तो बिल्कुल आता है बेटा, लेकिन जैसे कहीं पे लिखा है 1, फिर वहां पे ये गैप है, फिर वहां पे लिखा है 3, फिर लिखा है गैप, फिर लिखा है 5, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा बेटा आपका क्या? यहां पे हो जाएगा आपका 2, यहां पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यहां पे हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से जो रिक्त स्थान मिसिंग नंबर्स हैं उनको पहचानना बच्चों को आना चाहिए। अगर ये कभी आएगा, कब आएगा? जब बच्चों को अंकों की बराबर पहचान होगी, उनको बेसिक नंबर्स के बारे में पता होगा, तब बच्चे अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप कर पाएगा। तो हम लोगों ने बात की, शुरुआत किया था बेटा एफएलएन से। तो बच्चे के अंदर जो मूलभूत लिटरेसी, यानी कि मूलभूत जो शब्दों का नॉलेज है और मूलभूत जो नंबर्स का नॉलेज है, इसको डेवलप करने के लिए एफएलएन प्रोग्राम की शुरुआत 16 दिसंबर 2021 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को रटने से बचाना है, उनको समझ के पढ़ने की ओर आगे लेकर के चलना है। अगर हम लोग एफएलएन को डिवाइड करें तो हमें 2 पार्ट मिलते हैं। एक मिलता है हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी, जहां पे बच्चा अक्षरों की बातें करेगा, शब्दों की बातें करेगा, और दूसरी तरफ मिलता है फाउंडेशनल न्यूमरेसी, जहां पे बच्चा अंकों की बातें करेगा, बच्चा गणितीय संक्रिया की बातें करेगा। इसके बाद एक चीज आती है बेटा EACPM। EACPM। अब बच्चे के अंदर एफएलएन जो विकसित करना था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो बच्चे के अंदर विकसित करनी थी, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान सोचा। किसने सोचा? गवर्नमेंट में। अब जब आप EACPM का फुल फॉर्म जान पाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये विचार किसके मन में आया। EACPM, तो EACPM का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसने सोचा बच्चे के अंदर जो हमें एफएलएन विकसित करना है,
इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किसने? EACPM ने, प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर को यहां लिख लीजिएगा। जो आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर थी, इसने सोचा बच्चे के अंदर FLN अगर विकसित करना है तो कोई ना कोई हमको योजना लानी पड़ेगी, और उसके लिए उन्होंने बताया 3R का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बताया? 3R का कॉन्सेप्ट बताया। तो ये जो ECAPM ने जिम्मेदारी दिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने को, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इसको जिम्मेदारी दिया FLN बनाने की। FLN में बेसिकली जो फोकस है, FLN में जो बेसिक फोकस है वो किस पे है? तो वो फोकस है 3R पे। FLN बनाने का दिमाग किसके दिमाग में आया? तो वो आया EACPM के दिमाग में। EACPM ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को ये जिम्मेदारी दिया कि आप FLN बनाइए। FLN, जब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने बेसिकली बोला कि हमारे पास 3R का एक प्रिंसिपल चलता है जिसको आपको फॉलो करना है अगर कि FLN में बच्चे को क्या क्या सिखाना है, बच्चे को क्या क्या सिखाना है। तो 3R कौन कौन से? बच्चे को बेसिकली पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। फिर बच्चों को और क्या आना चाहिए? बच्चों को W, यहां से दूसरा R उठेगा, राइटिंग आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, और बच्चे को क्या आना चाहिए? बच्चे को आना चाहिए अरिथमेटिक। क्या आना चाहिए? अरिथमेटिक। बच्चे को क्या आना चाहिए? बच्चे को आना चाहिए अर्थमेटिक। तो बेसिकली आपको ये फंडा समझना है कि EACPM के दिमाग में आया कि बच्चों के अंदर जो बेसिक नॉलेज है उसको डेवलप करना है। उसको डेवलप करने के लिए उसने एक काम किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को उसने इसको FLN को तैयार करने की जिम्मेदारी दिया, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने इसको पूरा का पूरा जो FLN है उसको 3 अप्रोच पे रखा कि बच्चे को 3R आना चाहिए। सबसे पहले है किसी शब्द को जानना, रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, और अर्थमेटिक आना चाहिए, यानी कि उसको बेसिक जो गणित है, जो बेसिक मैथ्स है वो बच्चे को आना चाहिए। तो पढ़ना, लिखना और गणित को समझना। तो FLN अगर हम इन तीनों को अगर समराइज करें तो हमें पता चल गया कि FLN का मूलभूत अर्थ, FLN का मूलभूत अर्थ क्या है? FLN का मूल अर्थ, FLN किस काम के लिए बना? तो FLN बना कि बच्चे के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना, लिखना और गणित की समझ आनी चाहिए। FLN का ये मूलभूत अर्थ हो गया। तो अब आपको FLN की कहानी मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी होगी कि बच्चे के अंदर जो मूलभूत नॉलेज है, जो मूलभूत जानकारी होने के लिए दिमाग में आया गवर्नमेंट के कि अगर बच्चे को हमको पढ़ाना है तो पहले उसका बेसिक जो होता है, भाई आप क्या कहते हो? आप आगे चलते हो, आगे पढ़ते हो, कहते हो सर मैथ समझ में नहीं आती, फिर कहते हो सर मैथ्स वाले सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। नहीं भाई, मैथ्स वाले सर ने अच्छा पढ़ाया था, लेकिन आपका हुआ क्या कि आपका बेसिक नॉलेज नहीं थी, और आपकी क्लास इतनी आगे निकल चुकी थी कि आपको उतना बेसिक से जाके आप सर समझा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके सामने और भी ढेर सारे बच्चे थे। तो अब बच्चे का बेसिक जो था, उस बेसिक को मजबूत करने का दिमाग के बारे में दिमाग में आया किसके? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में आया कि बच्चे का बेसिक मजबूत करना है, और बच्चे के बेसिक को मजबूत करने के लिए उसने बोला अब एक योजना बनाते हैं। उस योजना की जिम्मेदारी दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया FLN, और बताया कि जो FLN होगा हमारा, ये बेसिकली 3R पे बेस्ड होगा, यानी बच्चे के अंदर 3 चीजें जरूरी है जो उनको आनी चाहिए, वो है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। सिंपल, क्लियर। आप बताओ, इतनी चीजें समझ में आई? इतनी चीजें बाबू समझ में आई? अब इसके बाद जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस था, इसने बताया कि जो आपका FLN है इसके 5 पिलर होते हैं, 5 पिलर्स ऑफ FLN। 5 पिलर्स बताया इसने कि FLN के 5 पिलर होते हैं। कौन कौन से? तो वो होते हैं EABLG, ई अब ले गए, ई अब ले गए, ई अब ले गए, ई अब ले गए, समझ लो, ई अब ले गए। ठीक है बाबू, तो इसको बस याद करने का तरीका है कि ई अब ले गए। अब ई फॉर क्या होता है? ई फॉर होता है आपका एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है कि बच्चे के पास एक शैक्षणिक संरचना होनी चाहिए, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शैक्षणिक संरचना।
सबसे पहले क्या है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर एक्सेस होना चाहिए, बच्चों की पहुंच में होना चाहिए एजुकेशन, एक्सेस टू, एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन की, फिर बच्चे का बेसिक हेल्थ जरूरी है, क्योंकि भाई जब स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तो बेसिक हेल्थ बच्चे के इंश्योर करना। उसके बाद आता है आपका लर्निंग आउटकम, शैक्षिक परिणाम होना चाहिए, लर्निंग आउटकम होना चाहिए, और उसके बाद होना चाहिए आपका गवर्नमेंट होना चाहिए, शासन होना चाहिए, गवर्नमेंट या गवर्नेंस होना चाहिए, शासन होना चाहिए। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख लो बेटा, ई अब ले गए, ई अब ले गए। ये आपके 5 पिलर्स हैं जो आपके एफएलएन में इंश्योर करने की बात हुई है। अब इसको देखो, इसको बोलते हैं शैक्षणिक संरचना होनी चाहिए, बच्चे को क्या पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, क्या जानना है, इसके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वो बच्चे की पहुंच में होना। पहले तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बनाया वो बच्चों की पहुंच से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत छोटा होता है। और तो सबसे पहला काम शैक्षणिक संरचना का विकास करना, उस शैक्षिक संरचना को बच्चे की पहुंच में रखना, शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए बच्चों की, शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, बच्चे का बेसिक जो स्वास्थ्य है, बच्चे का बेसिक जो स्वास्थ्य है यानी कि मूल स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं कि बच्चा अच्छा खाए। स्कूलों में आपने देखा होगा दलिया मिलती थी, और वो दरी मिलती थी जिसको आप लोग क्या वो खाते थे, जो आटे टाइप का होता है ना, उसको खाते थे, तो क्या था वो काफी हेल्दी होता था, तो वो दिया गया। मिड डे मील की योजना लाई गई, क्यों, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य रहे, क्योंकि भाई जब आप खाओगे अच्छा तभी आप पढ़ोगे अच्छा। तो स्वास्थ्य बेसिकली बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रखना, शैक्षिक परिणाम निकाल करके देना कि बच्चे ने क्या सीखा, शैक्षिक परिणाम लाना, यानी कि साक्षरता दर को बढ़ाना भी इसका एक कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो शैक्षिक परिणाम था वो काफी कम था, भारत में लोग काफी कम साक्षर हुए थे, तो शैक्षिक परिणाम को बढ़ाना, और साथ ही साथ शासन, एक डिसिप्लिन इंश्योर करना गवर्नमेंट की, ये बेसिक जिम्मेदारी थी। तो 5 पिलर्स हैं एफएलएन के, जो एफएलएन का जो मूलभूत काम है वो ये है कि सबसे पहले एक शैक्षिक संरचना का निर्माण करना, उस शैक्षिक संरचना को बच्चों की पहुंच के भीतर रखना, बच्चों का बेसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे इसको देखना, और बच्चे का शैक्षिक परिणाम आए और वो शासन में हो, और वो शासन में हो यानी कि गवर्नेंस में हो, गवर्नमेंट में हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं 5 पिलर्स ऑफ एफएलएन। इसके बाद एक कहानी और शुरू होती है, वो कहानी आती है आपकी निपुण। निपुण एक योजना आई, क्या है निपुण उसको समझेंगे। NIPUN, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है कि निपुण कब आया, निपुण कब आया, तो निपुण आया आपका बेटा 2021 में। निपुण कब आया, निपुण आया 2021 में। अब निपुण की अगर बात करते हैं तो क्या कहता है आपका निपुण, क्या होता है आपका निपुण, तो NIPUN। अब N फॉर मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी in reading with understanding and numeracy and। अब अगर बच्चा लोग आप इस फुल फॉर्म को समझ रहे हो, आप इस फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, इसको समझ रहे होगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल एफएलएन की तरह, ये वाली योजना भी आपको बिल्कुल एफएलएन की तरह लगेगी। कैसे,
भाई ये क्या था, नेशनल इनिशिएटिव था, उसको भी वो भी एक आपका नेशनल इनिशिएटिव था। क्यों? क्योंकि उसको भी प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी उसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसको भी, ये भी एक नेशनल इनिशिएटिव था, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का एक इनिशिएटिव था। बच्चों के अंदर पढ़ने, यानी कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, समझना और नंबर्स का, अंकन का ज्ञान होना, इसके लिए शुरू किया गया था आपका निपुण। अच्छा, अगर एफएलएन में अंतर देखोगे तो क्या था, कुछ नहीं था, सिंपल सी चीज थी। वहां पर इसको लर्निंग बोला गया था, इसको यहां पे रीडिंग बोला गया था, वहां पे अंडरस्टैंडिंग, समझना, समझने का जो एक शब्द था वो मिसिंग था, और न्यूमरेसी वहां पर भी थी। तो सेम लगभग चीज है, वही जो उसका उद्देश्य था वही उद्देश्य इसका भी था, कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये बच्चों के अंदर बेसिक शब्दों का ज्ञान और अंकों का ज्ञान जानना और समझने के लिए निपुण योजना शुरू की गई थी 2021 में। इसका जो मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव जो था इसका, ऑब्जेक्टिव कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चों का चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसके लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास को इंश्योर किया जा सके, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसके लिए शुरुआत किया गया था आपकी निपुण योजना को। ठीक है, जो आपकी निपुण योजना थी इसमें किसको शामिल किया गया, तो निपुण में क्लास 3rd तक के बच्चों को, क्लास 3rd तक के बच्चों को, और अगर एज पूछता है आपसे कि कितने साल तक के बच्चों को, क्लास 3rd तक के बच्चों को, और 3 से 9 साल के बच्चों को, 3 से 9 साल के बच्चों को शामिल किया गया, 3 से 9 साल के बच्चों को शामिल किया गया था आपके निपुण योजना में। ठीक है, तो निपुण एक योजना आई, निपुण भारत योजना आई 2021 में, निपुण भारत योजना आई 2021 में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का एक ये इनिशिएटिव था जहां पर बच्चों के अंदर पढ़ना, समझना और अंकों का ज्ञान होना जरूरी माना गया। इसका उद्देश्य था बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास करना। इसमें कक्षा 3 तक के बच्चों को या फिर 3 से 9 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एफएलएन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। चलिए भाई, तो एफएलएन की जरूरत क्यों पड़ी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। एफएलएन की जरूरत, एफएलएन की जरूरत क्यों पड़ी, एफएलएन की जरूरत क्यों पड़ी भाई, यह एक बहुत बड़ा सवाल हुआ कि एफएलएन की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली बेटा, हमें जो एफएलएन की जरूरत पड़ी थी उसके 2 कारण हैं। कौन कौन से 2 कारण, 2 नहीं 3 कारण हैं। देखो भाई, हो क्या रहा था कि अपने यहां बच्चों को मिनिमम नॉलेज भी नहीं हो पा रही थी। जो भाई, अच्छा जिंदगी जीना है तो रुपया पैसा काउंट करना तो आना चाहिए। जिंदगी जीना है तो अगर आपको रुपया पैसा काउंट करना आ रहा है तो उसके आगे जिंदगी में आपको एक बेसिक जो नॉलेज है, जो समाज में रहने के लिए, अपना सामाजिकरण करने के लिए आना चाहिए कि समाज में हमें कैसे रहना है, हमें किसी चीज को कैसे बोलना है, ये तो हमें आना चाहिए। तो बच्चे का जो एक मिनिमम लर्निंग लेवल जो LLL होता है, लोवेस्ट लर्निंग लेवल जो होता है, बच्चा उसको भी नहीं अचीव कर पा रहा था। उसके लिए लाया गया हमारा एफएलएन। तो इसको बोलते हैं LLL, जिसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट लर्निंग लेवल को इंश्योर करने के लिए कि बच्चा कम से कम इतना तो पढ़ ही ले कि जितना उसकी लाइफ के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको बोलते हैं अधिगम का निम्नतर स्तर जो होता है, बच्चा कम से कम उतना तो जाने। अधिगम का निम्न स्तर जो है कि लोवेस्ट लेवल जो है, कम से कम बच्चा उतना जाने, इसके लिए लाया गया आपका एफएलएन की। बच्चा अगर ज्यादा नहीं जानता तो कम से कम उसको पढ़ना, अंकों का ज्ञान और चीजों को समझना कम से कम आए, कम से कम आए, वो पढ़ सके, वो अंकों के बारे में जाने और वो चीजों को समझ सके। इसके बाद क्या हो रहा था कि बच्चे बहुत ज्यादा छोटे उम्र में ही बच्चे स्कूल पता नहीं क्यों अपने भारत में छोड़ दे रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था भाई साहब, आपको भी पता है। इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट, बच्चे अपने यहां
बहुत ज्यादा स्कूल छोड़ रहे थे, जाते थे स्कूल, एडमिशन लिखाते थे, साल 2 साल पढ़े, 1 2 3 पढ़े, उसके बाद वो जैसे ही थोड़े से बड़े हुए काम धंधे में लग गए। तो जब बच्चे इतना ज्यादा स्कूल छोड़ रहे थे तो गवर्नमेंट ने इसके पीछे का कारण पता किया। तो उनको पता चला कि बच्चों को चीजें समझ में ही नहीं आती हैं, उनको पैसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो काम स्कूल छोड़ करके मजबूरीवश काम पकड़ लेते हैं। कुछ तो मजबूरीवश करते हैं, कुछ को चीजें नहीं समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक होता है कमजोर, और फिर जो टीचर पढ़ाता है वो उनको समझ में नहीं आता है, इस वजह से बच्चा स्कूल छोड़ देता। तो उन्होंने कहा एफएलएन ले आते हैं, बच्चे का बेसिक मजबूत कर देंगे पहले ही, तो बच्चा स्कूल छोड़ेगा नहीं, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इस इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट जो था बच्चों का स्कूल छोड़ना, इसको कम करने के लिए लाया गया। फिर लो लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल्स, भाषा एवं गणितीय स्तर था ही नहीं। हुआ क्या कि बच्चे को भाषा की समझ नहीं थी, बच्चा भाषा के बारे में जान नहीं पा रहा था। तो और गणित से तो बच्चा वैसे भी, आज आप भी दूर भागते होंगे, मेरी क्लास में भी मैं गारंटी दे रहा हूं 90% जो लोग आप क्लास देख रहे हो ना, इसमें से 90% का डर होगा, सर बाकी सब सब्जेक्ट तो ठीक है सर, गणितिया नहीं समझ में आती, सर मैथवा पता नहीं काहे नहीं आती। अरे भाई साहब, जो आपको मैथवा नहीं समझ में आती ना, उसका भी कारण यह है कि आपका फाउंडेशन नहीं है, आपका फाउंडेशन नहीं है, आप बुनियादी स्तर से मजबूत नहीं है, इस वजह से मैथवा नहीं आती है। ठीक है, हमको भी नहीं आती है, कोई बात नहीं, तो सीख लिया जाएगा। लो लेवल of maths and लैंग्वेज स्किल, बच्चे के अंदर भाषा और गणित का लेवल बहुत ज्यादा कम था, भाषा एवं गणितीय स्तर का कम होना इसका भी कहीं ना कहीं कारण था। भाषा एवं गणितीय स्तर कम होना। अब इस वाली बात को अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि यह बात आप कैसे कह दिए कि सर बच्चों का गणित एवं भाषा का पर, चूंकि भाई ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट के आधार पे था, पहले रिपोर्ट आई, पता किया गया कि बच्चे आखिर स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, तो पता चला बच्चों को भाषा और गणित में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़ रहे हैं। तो इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी। और तभी अगर आप यहां पे आओगे तो शुरुआत में अपने जो मैंने आपको पहले बताया था, क्यों भाई, ये जो लिटरेसी है, साक्षरता है, इसमें बच्चों को क्या सबसे पहले अक्षर बनाना सिखाया गया, अक्षर से उनको शब्द पे लाया गया, शब्द से वाक्य पे लाया गया। तो यानी कि लिटरेसी में आपका भाषा वाला पार्ट कवर हो गया, और न्यूमरेसी को उन्होंने पूरा अलग कर दिया, अंकों का ज्ञान हो गया। तो इसके आधार पर आप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि बच्चों के अंदर लो लेवल था भाषा और गणित का, इसी वजह से जरूरत पड़ी हमें किसकी, इसी वजह से हमें जरूरत पड़ी एफएलएन की। आई बात समझ में? चलो भाई, इतनी चीजें समझ में आई। इसके बाद एक चीज और आती है बेटा, ईएलपीएस अप्रोच। ये सब आपका एफएलएन का पार्ट है बेटा, ईएलपीएस अप्रोच। अब ये ईएलपीएस क्या है? किस खेत की मूली हो भाई तुम? चलो भाई देखते हैं। ईएलपीएस, ई फॉर होता है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। बच्चा सबसे पहले मूर्त चीजों को देखता है, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जब चीजों को मूर्त रूप से देख लेता है तो स्पोकन लैंग्वेज, बच्चा भाषा के माध्यम से चीजों को देखता है, स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज that describes the experience, spoken language that describes the experience। यानी कि एक भाषा के माध्यम से फिर बच्चे ने जो फिजिकली चीजों को देखा उसको भाषा में लेकर के आया, उसको अपने शब्दों में लेकर के आया, फिर उसको डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद आता है आपका पी, पिक्चर्स दैट, बच्चे ने चित्र के माध्यम से उसको आपको दिखा दिया, पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एक्सपीरियंस। हुआ क्या,
सबसे पहले बच्चे ने मूर्त चीज को देखा, उस मूर्त चीज को फिर आके आपको भाषा के माध्यम से उसने बताया। उसने बताने के बाद उसी चीज का, जैसे मान लो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मान लो सबसे पहले मैंने देखा आम। अब इस आम को मैंने सबसे पहले देखा कहां पे, पेड़ पे। मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, मैंने आम को देखा, फिर मैं आया, मैंने आपको बताया आज मैंने आम देखा, मैंने आम देखा। मम्मी फल पे एक पेड़ देखा मैंने, पेड़ पे ऐसे फल लटका था, ऐसे ऐसे था, और उसको आम बोलते हैं, ठीक है। फिर बच्चे ने क्या किया, मम्मी मम्मी बोली क्या देख, नहीं बच्चे ने जैसे बताया, बच्चे ने आम नहीं बोला, बच्चे ने बोला मम्मी एक आज पेड़ पे गया, पेड़ पे मैंने देखा कि ऐसे ऐसे करके एक फल था जो ऐसे ऐसे घुमा हुआ था। मम्मी ने कहा अच्छा समझ में नहीं आया बेटा, क्या देख के आए हो। उसने कहा उसने जो चीज देखी थी उसको पिक्चर के फॉर्म में उतार दिया कि मम्मी वो कुछ ऐसा फल था। अच्छा मम्मी ने कहा अच्छा बच्चा फॉर्म तुम आम देख के आए हो। फिर उसके बाद आता है लास्ट में एस, रिटन सिंबल्स। बच्चा चिन्हों के माध्यम से उसको फिर रिप्रेजेंट करने लगता है। रिटन सिंबल्स दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा सिंबल्स के माध्यम से अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों तक शेयर करता है, ठीक है। तो ELPS जो आपका अप्रोच है, सबसे पहले बच्चा किसी चीज को देखता है, देखने के बाद उसे भाषा में उतारता है, भाषा के द्वारा समझाता है, जब भाषा के द्वारा समझा लेता है तो उसको चित्रों के माध्यम से समझाता है, चित्रों के माध्यम से लास्ट में जब वो सिंबल्स पे आ जाएगा तो यानी कि वो बड़ा हो गया, उसके अंदर अब अमूर्त चिंतन वाली भी बात कहीं ना कहीं शुरू हो गई, वो चीजों को चिन्हों के माध्यम से दर्शाने लगेगा, बच्चा चिन्हों के माध्यम से चीजों को समझाने लगेगा। तो बच्चा याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ELPS अप्रोच। बच्चा सबसे पहले चीजों को मूर्त रूप से देखेगा, देखने के बाद भाषा में उतारेगा, भाषा के बाद पिक्चर्स में उतारेगा, पिक्चर्स के बाद वो सिंबल्स पे आ जाएगा। यही है आपका ELPS का अप्रोच, ELPS अप्रोच, ठीक है बाबू, समझ में आई बात। इसके बाद आता है बेटा आपका इश्यूज क्या है FLN के साथ, आखिर FLN की जरूरत क्यों पड़ी, इश्यूज विद FLN। इश्यूज विद FLN, इश्यूज विद FLN। FLN के पे इश्यूज क्या है, देखो भाई जब तक आपका FLN नहीं था, बच्चे के अंदर फाउंडेशनल यानी कि बेसिक नॉलेज नहीं थी, तो बच्चे को टीचर पढ़ाता था और बच्चे से कहता था इसको तुम जानो, समझो नहीं, इसको तुम जानो, और जानोगे तो भाई तुम उसको समझोगे है, नहीं तो उसको रट लोगे। तो यानी कि FLN के पहले FLN से पहले रटंत अधिगम को, FLN से पहले रटंत अधिगम को बढ़ावा दिया गया। FLN से पहले रटंत अधिगम को बढ़ावा दिया गया। FLN आने के बाद बच्चे के अंदर फाउंडेशनल नॉलेज हुई, उसने चीजों को समझना शुरू किया, तो फिर उसके लिए जानना आसान हो गया। एक झूठी रूपरेखा तैयार की जाती थी, उसके पहले बच्चे को जानना उद्देश्य था, झूठी रूपरेखा थी। जो आपको पढ़ाया जाता था वो एक तरह से झूठी रूपरेखा थी, क्योंकि वहां पे जो जोर था वो किस पे था, जानना जोर था, जानने पे जोर था, समझने पे नहीं। जानने पे जोर था, जानने पर जोर था, समझने पर नहीं। जानने पर जोर था, समझने पर नहीं। अच्छा, जब आपका FLN आ गया तो क्या चेंजेस आया, इसको लिखो यहां पे। FLN आने से पैरेलल अप्रोच की शुरुआत हुई, यानी कि जहां पे बच्चे और टीचर बच्चे को अपने साथ लेके चलता है। FLN आने से पैरेलल अप्रोच आया।
पैरेलल अप्रोच की, FLN आने से पैरेलल अप्रोच की शुरुआत हुई। टीचर ट्रेनिंग के सेंटर्स खोले गए, जिसको टीचर्स ट्रेनिंग को महत्व दिया। टीचर ट्रेनिंग को महत्व मिला। टीचर ट्रेनिंग को महत्व मिला। रिवाइज्ड लर्निंग अप्रोच लाया गया, यानी बच्चा जो पहले जानना था, चीजों को जानता था, याद करता था, अब वो उन चीजों को समझने पे विश्वास रखता है। रिवाइज्ड लर्निंग अप्रोच की शुरुआत हुई। रिवाइज्ड लर्निंग अप्रोच आया। बच्चा अब चीजों को याद नहीं करता है, अब बच्चा चीजों को समझता है। तो एक रिवाइज्ड लर्निंग अप्रोच आया आपके FLN आने के बाद से। आई बात समझ में बेटा? चलो भाई और बताइए। इतनी चीजें बेटा क्लियर हो गई। चलो अब ये हुआ आपका कंप्लीट FLN। इसको समझने के लिए एक बार फिर से देख लीजिएगा आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है। आज की क्लास में हमने बात किया था FLN की। FLN आपका इंट्रोड्यूस हुआ 16 दिसंबर 2021 को, जिसमें बच्चे का बेसिक जो शब्दों की नॉलेज थी और अंकों की नॉलेज थी उसके बारे में उसको इंश्योर करने के लिए FLN की शुरुआत की गई। बच्चे के अंदर से रटने की प्रवृत्ति को हटा करके समझने की बात आए बच्चे के अंदर, इसके लिए भी FLN ने काम किया। इसमें दो शब्द है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, उसके बारे में हमने बात किया है। इसके बाद हमने EACPM योजना, जो EACAPM जो आपका लेकर के आया था FLN, उसके बारे में बात किया। 5 पिलर्स ऑफ FLN हमने उसके बारे में बात किया है। उसके बाद हमने निपुण 2021 की योजना के बारे में बात किया, FLN की जरूरत क्यों पड़ी इसकी बात किया है। उसके बाद ELPS अप्रोच की बात किया है। उसके बाद हमने इश्यूज क्या है FLN के साथ। उसके बाद हमने एक झूठी रूपरेखा क्या, उसके बाद हमने देखा कि FLN से बच्चे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज विकसित हुई। इसी के बाद अपनी आज की क्लास में, अभी हमारे पास टाइम है लगभग 20 मिनट का, इसको कवर करते हैं। इसके बाद बच्चे को हम कैसे अनुदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं कि बच्चे को निर्देशन का क्या क्या बच्चे को निर्देश देने के कौन कौन से तरीके होते हैं। बच्चे इस निर्देशन के मटेरियल और रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, ठीक है। तो हेडिंग बनाइएगा, आपके सिलेबस में है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। आपका FLN बेटा कंप्लीट हो गया। ये आपका एक नया टॉपिक है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। अब देखो बेटा, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो आपका TLM एक तरह से जानते हो, जो आपके लर्निंग एड्स के नाम से आप जानते हो, उसी को हमने लिखा है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, क्योंकि इसी नाम से ये आपके सिलेबस में आपको मिल जाएगा। होता क्या है ये, अगर एक बात बताओ, TLM का आपका टीचिंग एड्स का आप यूज क्यों करते हो? ताकि जो आपका शिक्षण है वो रोचक हो जाए, या शिक्षण को मूर्त और रोचक बनाता है। भाई आपकी लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग है वो आप जब देख करके चीजों को पढ़ते हो, आप उनको महसूस करके पढ़ते हो, और तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं, ये शिक्षण को मूर्त और रोचक और साथ ही अर्थपूर्ण बनाता है। मीनिंगफुल लर्निंग होती है बच्चे के अंदर, साथ ही अर्थपूर्ण बनाता है, या शिक्षण को मूर्त, रोचक और साथ ही अर्थपूर्ण बनाता है। शिक्षा जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को बदलोगे नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चा बोर हो जाता है। तो इसीलिए उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है आपका टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। इसके बाद बाबू हम लोग बात करेंगे टीचिंग एड्स की, कि किस किस माध्यम से हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग एड्स। अब बच्चे को निर्देशन दोगे आप कभी भी,
तो उसके लिए आपके पास मेनली जो 3 चीजें होती हैं, क्या होती है? मेनली 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? या तो आप बच्चों को आवाज सुनाओगे यानी कि ऑडियो मेथड से, या तो आप उनको चीजों को दिखाओगे ऑडियो, फिर हो जाएगा आपका विजुअल, और या तो आप बच्चे के सामने इन दोनों तरीकों का यूज करोगे एक साथ कि वो देखेगा भी और सुनेगा भी, तो ऑडियो विजुअल। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑडियो में क्या आता है भाई, विजुअल में क्या आता है, तो जो आपका जो टेप रिकॉर्डर हो गया, टेप रिकॉर्डर, आप बच्चे के सामने पूरा का पूरा कंटेंट रिकॉर्ड करके रख देते हो, बच्चा उनको सुनता है, तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आपका रेडियो हो गया, रेडियो पे आप सिर्फ सुनते हो, तो ये जो चीजें हो गई टेप रिकॉर्डर जिनमें आप कैसेट्स वगैरह को प्ले करते हो, तो वो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी ऑडियो माध्यम में, जहां पे बच्चा चीजों को सिर्फ और सिर्फ देखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनता है। उसके बाद आता है आपका विजुअल, यानी कि आप जिन चीजों से जिससे आप बच्चा देखता है, तो बच्चा किसको देख करके सीखता है? बच्चा मैप देखता है, बच्चा किताब देखता है, बच्चा किताब देखता है, मैप देखता है, किताब देखता है, बच्चा ब्लैक बोर्ड देखता है। आपके एग्जाम में ये बुक और ब्लैक बोर्ड, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कभी भी विजुअल पूछता है तो बुक और ब्लैक बोर्ड, इन्हीं दोनों का एग्जांपल ये आपसे उठाता है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर हो गया। जिन चीजों को भी आप, जितनी भी चीजें हैं जिनको आप देख करके सीखते हो, उसको आप इस एग्जांपल में पुट अप कर सकते हो। आपके एग्जाम के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, एक बुक और एक आपका ब्लैक बोर्ड। पूछता है आपका टीचिंग एड्स में बुक कैसा माध्यम है, तो बुक को भाई आप देखते हो, उसमें पिक्चर्स को आप देखते हो, तो ये विजुअल में आता है। ब्लैक बोर्ड पे तो साफ साफ, अब यहां पे मैं बोल रहा हूं लेकिन ये ब्लैक बोर्ड थोड़ी ना बोल रहा है, ये तो इसमें तो सिर्फ मैं लिखने का काम कर रहा हूं, तो यानी कि ये ब्लैक बोर्ड किसमें आएगा? ये आपका आ जाएगा विजुअल माध्यम में। अब आता है ऑडियो विजुअल, तो भाई आप टेलीविजन पे एक चैनल आता है जहां पे आप बैठ करके सिर्फ पढ़ाई करते हो, वहां पे ऑनलाइन क्लासेस की तरह होता है, ऑनलाइन चलता है, तो टेलीविजन से आप बहुत कुछ सीखते हो। पूरे की पूरी करंट अफेयर आपको तैयार करनी है, आप डेली के न्यूज देखो, आपका पूरा का पूरा चीजें तैयार हो जाएंगी। इसके बाद आपका मोबाइल फोन, आप मोबाइल में क्या करते हो? चीजों को देखते हो, मूवी देखते हो और साथ ही साथ सुनते हो। उसी तरीके से फिर आपका आ जाता है बेटा कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आप चीजों को देखते हो और फिर आप उसको सुनते भी हो, उसमें स्पीकर कनेक्टेड होते हैं, आप सुनते भी हो, तो ऑडियो विजुअल भी हो गया। तो टीचिंग एड्स में आपके पास ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। हम चीज कभी भी किसी चीज को सीखते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं, या तो सुन के, या तो देख के, या तो सुनना और देखना, दोनों चीजें होती हैं। इसके बाद आता है हम भाषा को और कहां सीखते हैं, तो हम भाषा को सीखते हैं बेटा भाषा की प्रयोगशाला में। उसको समझो, भाषा को हम और कहां सीखते हैं? टीचिंग एड्स में हम किसको यूज करते हैं? तो टीचिंग एड्स में हम लेकर के आते हैं भाषा की प्रयोगशाला। अच्छा, जब कोई भी नई चीज सीखनी होती है और फॉर्मल तरीके से सीखनी होती है, तब हमको जरूरत पड़ती है किसकी? तब हमको जरूरत पड़ती है भाषा के प्रयोगशाला की, भाषा के प्रयोगशाला। अब आप कहोगे सर भाषा की प्रयोगशाला कौन सी होती है, यहां पे कौन कौन से इक्विपमेंट रखे होते हैं? बेटा कोई इक्विपमेंट नहीं रखते होते हैं, बस आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है। आप एक दूसरे से बात करके, भाषा की प्रयोगशाला में क्या होता है, आप एक दूसरे से बात करके चीजों को सीखते हैं। तो भाषा की प्रयोगशाला में क्या क्या होता है उसको समझिएगा। भाषा की प्रयोगशाला में एक अंतःक्रिया का वातावरण होता है, इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट होता है, बच्चे आपस में अंतः क्रिया करके, आपस में बातचीत करके, समूह चर्चा से सीखते हैं। तो अंतः क्रिया का वातावरण होता है आपकी भाषा की प्रयोगशाला में। सभी को समान अवसर मिलते हैं, यानी कि सबको बराबर के मौके मिलते हैं आपस में बात करने का। टीचर एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या गलत क्या सही हो रहा है, तो समान अवसर मिलते हैं। सामाजिक आजादी होती है यहां पे, सामाजिक, कोई भी नया भाषा अगर आपको सीखनी होती है जो आपकी मदर टंग नहीं होती है, तब आपको एक भाषा की प्रयोगशाला की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सामाजिक आजादी होती है, यहां से बच्चा उच्चारण सीखता है, बच्चा कम्युनिकेट करना सीखता है, संचार करना सीखता है, और साथ ही साथ जब बच्चा उच्चारण, तो यहां पे जब आपको एक नई भाषा सीखनी थी, मदर टंग आपकी आप अपने आप एक्वायर करते हो, अर्जन करते हो, एक नई भाषा सीखते हो, तो यानी कि ये नई भाषा को सीखने के लिए अभिप्रेरणा देता है, क्योंकि वहां पे आप आसानी से एक भाषा की प्रयोगशाला में नई नई चीजों को सीखते हो। तो नई भाषा को सीखने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है आपको, नई भाषा को सीखने के लिए अभिप्रेरणा आपको मिलती है कहां पे? आपको भाषा की प्रयोगशाला में नई भाषा को सीखने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है। नई भाषा को सीखने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है आपको भाषा की
प्रयोगशाला में। तो ये हो गया बेटा आपकी आप भाषा की प्रयोगशाला को कैसे आपको फायदा करती है, कैसे ये कि एड है टीचिंग लर्निंग में। तो यहाँ पे आपको इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, आपको समान अवसर मिलता है, आपको सामाजिक आजादी मिलती है, कोई आपके ऊपर हंसेगा नहीं क्योंकि वहां पे आप सब सीख रहे हो। आपको यहाँ पे उच्चारण करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है, आप आपस में बातचीत करके संचार करते हो, आप नई भाषा को सीखने के लिए अभिप्रेरणा पाते हैं। आप कहां से? भाषा की प्रयोगशाला से। इसके बाद एक चीज और आती है बेटा, वो है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कॉल करो ना, चलो भाई कॉल को बोलते हैं कंप्यूटर। अब आपको भी पता है भाई कंप्यूटर का के बिना तो हम रह ही नहीं सकते भाई साहब। हमको तो यही लगता है कि कंप्यूटर के बिना ना जिंदगी ना चली है। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जब आप किसी चीज को कंप्यूटर की सहायता से सीखते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। जब आप किसी चीज को कंप्यूटर की सहायता से सीखते हैं, कंप्यूटर की सहायता से सीखना, कंप्यूटर की सहायता से सीखना, कंप्यूटर की सहायता से सीखना कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कराता है। कंप्यूटर में आप एक इनपुट देते हो, कंप्यूटर से आप उच्चारण सीखते हो, कंप्यूटर से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखते हो, कंप्यूटर से आप सर्च करके सीखते हो, यह आपको खोजी बनाता है। कंप्यूटर आपका एक निरपेक्ष मूल्यांकन करता है, निरपेक्ष मूल्यांकन करता है आपका कंप्यूटर। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है सीखने का? वो है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो ये बेटा आपके कुछ टीचिंग एड्स थे जो आपके लिए जानना जरूरी था, ये भी आपके सिलेबस में था। तो इसको दिया था उसने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज के माध्यम से। तो जो आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या टीचिंग एड्स होते हैं, ये आपको आपके शिक्षण को मूर्त, रोचक और अर्थपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद हमने बात किया टीचिंग एड्स 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। फिर हमने बात किया भाषा की प्रयोगशाला में बच्चा क्या सीखता है। फिर हमने बात किया कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कैसे होती है, कैसे होती है आपकी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। आई बात समझ में? बताओ भाई, इतनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत? तो आई थिंक आज की क्लास को बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ ऑन टेलीग्राम चैनल, वहां से उठाना, क्लास के दौरान कोई लिखेगा नहीं।